नहीं जाए। ठीक है। आज बेटा 8वां चैप्टर देख रहे हैं। 5 हेडिंग है इसमें। विस्थापन धारा, इसकी आवश्यकता, मैक्सवेल के समीकरण, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, स्पेक्ट्रम और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है। जिसमें से पहली है विस्थापन धारा क्या है, इसको आप थोड़ी समझो। तो जिस प्रकार ए भैया सुनो इधर, जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं यन से यस की ओर चल रही हैं, तो बीच के जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इन बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि इन बल रेखाओं की संख्या में कोई चालक रख के बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हुए गति करे, ये गति कराया जाए किसी चालक को रख के, तो इस चालक के सिरों पर प्लस माइनस यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि इन सिरों से किसी बंद परिपथ को जोड़ दें तो धारा उत्पन्न होती है। इस धारा का नाम होता है प्रेरित धारा। प्रेरित, जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ऐसा फैराडे ने कहा था। और अगर प्रेरित विद्युत वाहक है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है I बराबर E अपान R। इसको भैया बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये कब उत्पन्न होता है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो इसी सिद्धांत का उपयोग करके मैक्सवेल ने दिमाग लगाया कि जैसे ये चुंबकीय बल रेखा है, तो ऐसे हम भैया प्लस की इधर प्लेट रख दें और इधर कैसी प्लेट रख दें, माइनस की भैया। तो बल रेखाएं किधर से किधर चलें, प्लस से माइनस। इन बल रेखाओं को क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। ऐसे यहाँ जैसे चुंबकीय ध्रुव रखे थे तो चुंबकीय क्षेत्र बन गया था और चुंबकीय बल रेखाएं चली थी। ऐसे ही अगर हम प्लस की प्लेट और माइनस की प्लेट रख दे तो वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी और वैद्युत क्षेत्र बने। और जब इन बल रेखाओं को काटता हुआ कोई चालक गति करता है, तो इसी तरह भैया इसमें भी ऐसा सोचा गया कि जब वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकती हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र में की जो बल रेखाओं की संख्या रहेगी चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार भैया वैद्युत बल रेखाओं के कटने के कारण भी, यानी वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण भी वैद्युत फ्लक्स है। और ये भैया कौन सा फ्लक्स था, चुंबकीय फ्लक्स। तो ये फाइज दिखा लिए, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण भी एक धारा उत्पन्न होनी चाहिए। यह धारा कौन सी धारा कहलाती है, विस्थापन धारा, जो वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होता है। तो ये विस्थापन धारा का सूत्र बन गया ये, और डिफिनीशन बन गई कि जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण भी एक धारा उत्पन्न होती है जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। और यह धारा वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर होते। बस इतनी सी बात आपको लिखना है। क्यों भैया, जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन के कारण भी प्लेटों के बीच एक धारा, क्यों भैया, चालक के सिरों के बीच धारा का प्रवाह होता है, चालक में धारा का प्रवाह होता है, और ये प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह होता है। समझ गए। उसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन के कारण भी प्लेटों के बीच एक धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। यह धारा वैद्युत फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के एप्सिलॉन नॉट गुने के बराबर। क्या यह बात याद रहेगी। अर्थात कितना आ गया, आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। ये कैसे आ गया, तो गॉस की प्रमेय से भी आ सकता है। क्यों, अगर इसका सत्यापन करना है कि कैसे आ गया, तो भैया गॉस की प्रमेय से प्रमेय पढ़े हो कि अब फाई बराबर पढ़े हो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़े हो। तो बताइए क्यू बराबर क्या लिख लें, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका समय टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, तो डी अपान डी टी किसका करना है, क्यू का। ये कितना हो जाएगा, डी फाई ई वैद्युत फ्लक्स है अपान डी टी और एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यू अपान टी को हम लोग बोलते हैं आई। क्यों,
तो इसी धारा का नाम क्या है? विस्थापन धारा। एप्सिलॉन नॉट आगे रख कर लो, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो भैया ये है विस्थापन धारा का सूत्र। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये थोड़ी समझे। आवश्यकता, भाई इधर देखें, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप क्या करें कि एक जो है प्लेट ले लें ऐसे, क्योंकि ये धारा का प्रवाह प्लेटों के बीच होता है। ये हमने कोई एक प्लेट ले ली, इन प्लेटों के बीच परिवर्ती धारा प्रवाहित कर रहा है, प्लेटों के बीच परिवर्ती धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसी धारा है जो समय के साथ इसकी वैल्यू घट बढ़ रही, आई टी लिख ली। अब इसमें 2 पॉइंट रखे, एक पॉइंट यहाँ रखे और यस1, दूसरा पॉइंट हमने यहाँ रखे यस2। और इन पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाले, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाले। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बी का निर्धारण करने के लिए 2 सूत्र होता है। एक तो बायो-सेवर्ट का नियम होता है, पढ़े हो, और एक होता है एम्पियर का परपथीय नियम। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं एम्पियर का परपथीय नियम। तो भैया यस1 पर एम्पियर का परपथीय नियम लगाया जाए तो बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन इस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ऐसा पढ़े हो। अच्छा, यहाँ पर जब ये रूल लगाए तो ये चालक तार है भैया, तो इसमें कुछ ना कुछ धारा इसके अंदर होगी। तो यहाँ पर जो आई इन है उसको हमने आई मान लिया। तो ऐसी कंडीशन में जो बी आ गया भैया बी डेल एल और ये हो गया आई इंटू म्यू नॉट, यानी बी डज नॉट इक्वल, ऐसी कंडीशन में मिल रहा है कुछ ना कुछ बी की वैल्यू मिलेगी। जबकि हम प्रयोगों द्वारा देखें, जबकि भैया प्रयोगों द्वारा इस पॉइंट पर देखा गया तो बी डज नॉट इक्वल 0 था है। अतः जो सूत्र बता रहा है और जो प्रयोग बता रहा है दोनों बात सही है। कहाँ पर? यस1। अब सेम भैया प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं यस2 पर। जब यस2 पर सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमने लिखा यस2 पर, बताइए यहाँ पर क्या फिर से बी का वेक्टर इंटू डेल एल का वेक्टर बराबर आई इन इंटू एप्सिलॉन म्यू नॉट। याद रहेगा एम्पियर का परपथीय नियम, याद है ना, किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ये बात सही। अब आप यहाँ चित्र से देखिए तो करंट का प्रवाह यहाँ हो रहा है, करंट का प्रवाह भैया यहाँ हो रहा है, बीच में करंट का कोई प्रवाह नहीं है। इसका मतलब इधर पे जो आई इन है वो कितना है? 0। तो भैया इसमें कंडीशन आएगी कि बी का भी मान कितना हो जाएगा? 0। जबकि यहाँ पर आई इन आया था आई, यहाँ बी डज नॉट इक्वल आया था 0। प्रयोगों द्वारा चेक करें तो यहाँ बी डज नॉट इक्वल 0, मतलब यह सत्य है। लेकिन अब यहाँ पर हम जबकि हम प्रयोगों द्वारा चेक करें, प्रयोगों द्वारा, तो यहाँ पर भैया बी डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है। यानी अगर कंपास सुई लेके हम यहाँ बीच में रखें तो कंपास सुई एक चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, जबकि ये सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर बी का मान कितना होना चाहिए? 0। इसका मतलब या तो प्रयोग तो एकदम क्लियर है ना, तो वो तो हम साथ साथ देख आ रहे हैं, तो मतलब यही गड़बड़ है। और अगर ये गड़बड़ है, चूंकि ये एम्पियर का जो परपथीय नियम है, नियम तो एकदम सत्य है, हम लगा गड़बड़ रहे, कहने का मतलब ये हम सही से लगा नहीं पा रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इन प्लेटों के बीच भी कोई ना कोई धारा है, क्योंकि यहाँ अगर बी 0 नहीं चाहिए तो बी 0 ना चाहने के लिए भैया आई 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्लेटों के बीच भी एक धारा मानो। तो जब यहाँ पर आई का मान मानोगे, आई की 0 नहीं लोगे तो बी 0 नहीं आएगा। तो ये जो प्रयोग कह रहा है और सूत्र कह रहा है दोनों सही हो जाए। अतः हमें क्या है कि प्लेटों के बीच एक धारा मानना पड़ता है, यही विस्थापन धारा है। अतः विस्थापन धारा की हमें आवश्यकता प्रतीत होती, समझ गए। जबकि वास्तव में प्रयोगों द्वारा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? बी डज नॉट इक्वल, यानी बी 0 नहीं है, जबकि सूत्र बता रहा है बी 0 है। अतः हम ये कहेंगे कि प्लेटों के बीच एक धारा अवश्य रूप से होगी,
इसी धारा को विस्थापन धारा कहते हैं और इसीलिए विस्थापन धारा की आवश्यकता होती है। क्या ये बात समझिए? ये आपको पहले नंबर में बताना था। दूसरी हेडिंग है मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण, तो भैया इसके समीकरण आप बताने हैं। तो पहला तो इसने गॉस की जो प्रमेय है उसको मैक्सवेल ने किया क्या था कि जितने भी वैज्ञानिक स्टेटमेंट अपना दे दे के गए थे उन स्टेटमेंटों को मैथमेटिक्स नियम से इन्हीं ने ही प्रूव किया था, मैथमेटिक्स तरीके से इन्होंने ही व्यक्त किया था। जैसे गॉस ने बताया था किसी बंद पास से बद्ध जो निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स है, क्यों भैया, वैद्युत फ्लक्स यानी ई का वेक्टर इंटू डेल ए का वेक्टर, किसी बंद पास है भैया, बंद पास है कि बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ होता है, यहाँ एरिया लेना पड़ता, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध बद्ध कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता। ये जैसे कोई बंद पृष्ठ ले लो तो इस बंद पृष्ठ से जो निर्गत कुल पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है? बल रेखाओं की संख्या। क्यों भैया? ये जो टोटल बल रेखाओं की संख्या निकल रही है ये बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ये किसने कहा था? लेकिन ये संकेत किसने दिखाया? इसलिए बन गया भैया मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। और जो जिस नंबर पे है उसी नंबर के हिसाब से बोलना है। तो कि पूछे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है, तो भैया ये कुल मिला के जैसे हम तुमसे पूछ ले न्यूटन के समीकरण लिखो और न्यूटन के नियम लिखो, दोनों अलग अलग बात हो गई ना। तो समीकरण का मतलब v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण क्यों न्यूटन के, यस बराबर यू टी। अब जैसे दूसरा नंबर हमेशा दूसरे में ही है, अब इसको दाएं बाएं कर दो कि नहीं, जैसे कहा जाए तृतीय समीकरण से, तो मतलब सबके दिमाग में बैठ गया कि कौन सा वाला। ऐसे ही मैक्सवेल के समीकरण पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। दूसरा देखिए भैया, दूसरा उसने सेम चीजें ये कहा कि अगर यही सेम चीजें बंद पृष्ठ के लिए भी सेम चीजें चुंबकीय क्षेत्र के लिए अप्लाई करो, यानी चुंबकीय जो फ्लक्स है, यानी यहाँ पर हम बी के लिख लें, यहाँ पर डेल ए लिख लें और इसका भैया वेक्टर फॉर्म व्यक्त करें तो हमेशा कितना आता है? 0। बात समझिए। इसे ये गॉस का चुंबकीय क्षेत्र में है भैया, गॉस का वैद्युत क्षेत्र में हो गया, ये गॉस का चुंबकीय क्षेत्र में नियम हो गया। उसके पीछे पर्पज क्या था कि जैसे हम मान लीजिए पृष्ठ कोई खींचे तो भैया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए यन और यस को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जब भी रहेंगे तो नॉर्थ और साउथ एक साथ रहते, नॉर्थ अलग रहे साउथ अलग रहे, ऐसा संभव। तो जितनी बल रेखाएं यन द्वारा निकलेंगी उतनी बल रेखाएं यस पर आएंगी। तो जितना निकलने वाले फ्लक्स को प्लस कहते हैं और आने वाले फ्लक्स को माइनस कहते हैं। फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या, तो जितना प्लस का मिला उतना ही। इसीलिए भैया इधर पे उत्तर कितना आ गया? 0। जैसे इधर भी वैद्युत क्षेत्र में भी देखे थे कि अगर द्विध्रुव रख दिया जाए, क्यों भैया याद है, अगर वैद्युत द्विध्रुव रखने पर पूछ लिया जाए कि बताइए निर्गत फ्लक्स क्या है, तो फिर यहाँ पर भी 0 हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर घिरा कुल आवेश कितना है? 0, एक प्लस का दूसरा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र में होते तो ऑलरेडी द्विध्रुव रहता ही है, यानी यन और यस अलग नहीं किए जा सकते। और अगर हमेशा यहाँ पर द्विध्रुव ही रख पाओगे तो हमेशा उसका उत्तर कितना आएगा? 0। जबकि यहाँ पर अगर आप चाहो तो अगर प्लस का आवेश रखना है माइनस नहीं रखना, तो क्योंकि प्लस माइनस आवेश को अलग अलग किया जा सकता और ये स्वतंत्र रूप से रह सकते। इनमें यन यस को जैसे अलग अलग करोगे तो ये अपना अस्तित्व ही खो देते हैं, चुंबकत्व का गुण ही खो देते हैं, यानी यन यस हमेशा एक साथ। जैसे कोई ऐसे करके भैया चुम्बक है, ये यन है और ये क्या है? यस है, यहाँ से क्रॉस कर दो, तोड़ दो तो ऑटोमेटिक फिर यन यस बन जाता ना। इसीलिए भैया ये अगर अलग अलग नहीं होंगे तो हमेशा इनसे जो निर्गत ये भैया वैद्युत फ्लक्स होता है, ये क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव कितना होता है? 0। और किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर घिरे कुल आवेश का 1/ε0।
तो पहला समीकरण ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तुम्हें समीकरण लिख के आना, और उनका मतलब क्या है, सत्यापन या स्पष्टीकरण नीचे लिख देना कि मतलब ये इसका मतलब क्या है। तीसरा है भैया वही फैराडे का नियम। फैराडे का नियम पढ़े हो कि किसी E बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी, फाई बी होना चाहिए ना अपान डी टी, ये स्टेटमेंट क्या है? हाँ, किसी जहाँ जब किसी ऐसा बोलो ना कि प्रेरित विद्युत वाहक की क्रिया में, प्रेरित विद्युत वाहक की क्रिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल पढ़े हो ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर। ऐसा ये तीसरा बन गया। चौथा भैया इसका इंपॉर्टेंट रहता है स्टेटमेंट, 4 ही समीकरण है। चौथा ये है कि किसी बंद पास, यहाँ बंद भैया पृष्ठ है, ये क्या है? बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन। यहाँ देखिए भैया पृष्ठीय समाकलन, यहाँ एरिया लिए हैं तो पृष्ठ था तो पृष्ठीय समाकलन, ये बंद पास लूप है तो ये रेखीय समाकलन ली। उस बंद पास के अंदर घिरी चालक धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। चालक धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना, जबकि एम्पियर के परपथीय नियम में केवल ये बताया गया था कि किसी बंद पास से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद पास के अंदर घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता। तो इसने धारा को स्पष्ट कर दिया कि 2 तरह की धारा होती है, इसलिए इसने अपना भी नाम इसमें जोड़ दिया था, मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम। तो जब भी पूछे मैक्सवेल एम्पियर का परपथीय नियम तो भैया स्टेटमेंट के साथ ये लिख देना, ठीक है, याद रहेगा। बोले इसमें पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो समीकरण दिया था गॉस की प्रमेय से दिया था, अब बंद पृष्ठों से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स के दिए थे। दूसरा दिया था भैया गॉस की प्रमेय के ही नियम का उपयोग करके, लेकिन ये किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये पूरे का एक साथ बोलना है तो क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। इस पूरे के एक साथ बोलना है तो वैद्युत फ्लक्स इतना होता है, चुंबकीय फ्लक्स इतना होता है। इनका स्पष्टीकरण भी देना है, आखिर ये इतना क्यों होता है, ये कितना होता है, तो इसका एक लाइन का स्पष्टीकरण है। ये आवेश अलग अलग हो सकते हैं, जबकि ध्रुव यानी चुंबकीय ध्रुव यानी यन और यस, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी हमेशा जो है चुंबकत्व का गुण ध्रुवों के रूप में उपस्थित रहे, द्विध्रुव के रूप में उपस्थित रहे, अकेले सिंगल ध्रुव का इस प्रकृति में कोई अस्तित्व। इसके बाद ये बता देना था कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर। और ये बंद पास के लिए, बंद पास है वो बंद पृष्ठ, याद रहेगा। चलिए ठीक है, हेडिंग नंबर भैया देखिए तीसरी, चौथा के पहला, हाँ वही है। तीसरा देखें इधर, तीसरा ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इसके गुण क्या है। क्यों भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इधर देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे जब भी किसी तार में, धारावाही चालक तार में जो धारा बह रही है ये बहुत उच्च आवृत्ति से बदले अथवा बहुत उच्च आवृत्ति से घटे, यानी किसी तार में करंट अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए अथवा अचानक बहुत तेजी से घट जाए, या जैसे अभी पंखा बंद है हम स्विच ऑन करें तो अचानक करंट बढ़ेगा, या पंखा चल रहा है हम स्विच ऑफ करें तो अचानक करंट घटेगा। ऐसी सिचुएशन में जो कुछ वैद्युत ऊर्जा होती है वो कुछ वैद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कुछ बात समझे? जब किसी चालक में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, बहुत उच्च आवृत्ति से, तो कुछ वैद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं।
याद हो गया? जब किसी चालक तार में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो कुछ वैद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग, बात समझ गए? इसके भैया सीधा सीधा एक बात है कि अगर आवेश कहीं पर है वो रुका है, जैसे इस चालक के अंदर आवेश है, आवेश नहीं गति कर रहा है, भले ही चालक को आप गति कराओ लेकिन आवेश अंदर रुका हुआ, गति नहीं कर रहा, मतलब इसमें आई का मान 0 है, करंट नहीं है, केवल प्रेरित आवेश है। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो केवल ई उत्पन्न होता है, बी नहीं उत्पन्न होता। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती यदि आवेश रुका है। इसीलिए कूलाम ने साफ साफ बताया था किसी स्थिर आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, आवेश गति नहीं कर रहा, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच। क्या ये बात समझे? अब आवेश भैया एक समान चाल से, यानी इसकी जो चाल है वो भैया नियत एक समान चाल से आवेश गति करना चालू कर दे तो भैया ई भी उत्पन्न करेगा और बी भी उत्पन्न करेगा। क्या ये बात याद है? और अगर आवेशित कण भैया त्वरण गति से, मतलब इसकी चाल या तो बढ़े या तो घटे, इस तरह से गति करना चालू कर दे तो ई भी उत्पन्न होता है, बी भी उत्पन्न होता है, साथ में तरंगे भी उत्पन्न। ये बात आप दिमाग में रख लो, तीनों चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक बात आपको और समझ लेना कि हम आवेशित कण की चर्चा कर रहे हैं। कैसे? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एक तार है आपके पास, तार है और तार में करंट का प्रवाह हो रहा है, तो अब करा कि बताओ तार के परितः कौन कौन से क्षेत्र होंगे? तार के परितः अब ई कहता है यानी वैद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं? बता। बी बस होता है, ई नहीं होता, बस यही है समझा रहे। ये अपवाद है इधर। आवेश इसलिए नहीं होता क्योंकि इस भैया यहाँ तार के अंदर इलेक्ट्रॉन ना तो आए हैं ना गए हैं, वो तार के अंदर गति कर रहे हैं। बोलो इस तार का जो कुल आवेश है वो कितना है? 0। आवेश का मतलब ये हो गया कि जैसे 4 इलेक्ट्रॉन इस पेन को छोड़ के चले गए हो तो इसमें भैया प्लस का 4 ही उत्पन्न हुआ, या 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो -4 ही उत्पन्न हुआ। लेकिन इस तार के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो गति करना चालू कर दे तो अभी तो पूरे तार में कहीं ना कहीं वो चारों इलेक्ट्रॉन है ना, पूरे तार को अगर चेक करा जाए तो इलेक्ट्रॉन ना तो आए हैं ना गए हों, वो इलेक्ट्रॉन गति करना चालू कर दिए क्योंकि इनके सीनों के बीच विभवांतर लगा दिया गया होगा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर अनियमित रूप से इधर उधर गति करता रहता है वो सीधा सीधा चलने लगा। इस क्रिया को हम करंट कहते हैं। तो जब करंट का प्रवाह किसी चालक तार में होता है तो उस समय पर भैया क्योंकि ई तभी उत्पन्न होगा जब इलेक्ट्रॉन या तो चालक को छोड़ के गए होंगे या तो चालक को छोड़ के आए हो। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गमन करना चालू किए हैं, गए और आए गए नहीं है, उसी पूरे में गमन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इसलिए भैया ई का मान 0 होता है, बस बी बस होता है। एक कंडीशन और, यहाँ पर आवेशित कण का मतलब ये हो गया कि एक तार छोटा कण है जिसमें आवेश या तो आ गए या तो गए हैं, अब वो गति कर रहा है। ये कंडीशन है, आवेशित कण गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये इसमें आवेश, अब ये गति कर रहा है तो भैया दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर रहा हो। समझ गए ना? तार के अंदर आवेश गति कर रहा है तो टोटल आवेश भैया तार के ना तो कम हुए ना ज्यादा हुए, उतने ही आवेश, बस ये विभवांतर लगा दिया बैटरी के कारण, तो जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तार को नहीं छोड़े। बोलो यार, अब तार को नहीं छोड़े तो Q बराबर सूत्र तो N इंटू E होता है ना। N क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गए वो संख्या है अगर आवेश निकालना है। और अगर स्थानांतरित आवेश निकालना है तो कहीं एक जगह पर बैठ के आप चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो संख्या रख। तो जब करंट निकाला करते हैं तो कहीं एक पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजर गए, इस छोड़ के नहीं, इसी के साथ जो निकल गए उस संख्या को रख देते तो करंट निकल आता। इसलिए करंट निकालते समय भी Q बराबर I बराबर Q अपान T रखते हो और N इंटू E अपान T रखते हो। उस समय जो N होता है वो N किसी पॉइंट से निकलने वाले एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और जब आवेश निकालते हैं, प्रॉपर आवेश Q निकालते हैं, तो उस समय कितने इलेक्ट्रॉन इस तार को छोड़ के गए अथवा कितने इस तार पर आ गए वो संख्या रखी जाती है। समझ गए ना?
यार ये बात याद रखना, धारावाही चालक के चारों तरफ क्षेत्र होता है, धारावाही चालक के चारों तरफ क्षेत्र होता है, तो ई नहीं होता है, अभी बस होता है। लेकिन अगर कोई आवेशित कण कह दे तो दोनों होते हैं, और ये त्वरण गति से गति करने लगे तो तीनों होते हैं, और रुका रहे तो केवल एक होता है। क्लियर है? चलिए ठीक, आगे देखिए हेडिंग, अभी गुण भी पढ़ो ना। देखो इधर विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है समझिए, जब भी कोई आवेशित कण त्वरण गति से गति करे अथवा जब किसी चालक तार में धारा उच्च आवृत्ति से बदले तो कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग, याद रहेगा। जब भी कोई आवेशित कण, जो आवेश है ये त्वरण गति का मतलब है कि इसका जो है वेग समय के साथ घटे या बढ़े, तो इसको हम कह देंगे त्वरण। त्वरण समझते हो ना, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण, वेग बढ़ने या घटने को त्वरण कहते, ऐसा पढ़े हो। अब भैया ये त्वरण गति से जब भी कोई आवेशित कण गति करेगा तो कुछ ऊर्जा यानी कुछ वैद्युत ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होगी। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग, अथवा किसी तार में जो करंट है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगे अथवा बहुत तेजी से, तो भी कुछ ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। बोलो याद हो गया? इसके बाद भैया इसके गुण लिखना है, तो पहली बात तो आप यही लिख दो कि ये तरंगे भैया त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। बात क्लियर है? जब ये तरंगे किसी माध्यम में संचित होती है तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, बोलो, ये तरंगे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तीसरी बात यह है कि जब ये तरंगे वायु अथवा निर्वात में संचरित होती हैं तो इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर, क्यों भैया, इनकी चाल होगी प्रकाश की चाल के बराबर होगी, और जो 1/√μ0 इंटू ε0 के बराबर होती। याद रहेगा? ये तरंगे यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे प्रकाश की चाल के बराबर गति करती हैं, या इनकी चाल प्रकाश तरंगों की चाल के बराबर होती, जो इतने इसके बराबर होती है। ये चौथा नंबर, चौथा क्या बोलोगे? इन तरंगों का जो ऊर्जा घनत्व है, कौन? वैद्युत ऊर्जा घनत्व। वैद्युत ऊर्जा घनत्व ये भैया होता है 1/2 ε0 इंटू E²। वह जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है वो 1/2 B²/μ0 होता है। ये दो सूत्र याद करो, याद रहेगा। इसके बाद भैया जो इनका औसत ऊर्जा घनत्व है, क्यों बेटा, इनका जो औसत ऊर्जा घनत्व है 1/2 ε0 इंटू E², औसत में 4 कर लेना, 1/4 ε0 इंटू B²/μ0 होता है। जब ये तरंगे भैया संचरित होती है, एक और देख लो बेटा, जब ये तरंगे संचरित होती हैं तो तरंग संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तीनों परस्पर लंब होती, अतः इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। बोलो भाई, अगर भैया इधर पे देखा जाए, ये ई है वैद्युत और ये है चुंबकीय, और ये तरंग संचरण की दिशा, इनका अगर ग्राफी रूप देखा जाए तो ये भैया तरंग संचरण की दिशा है, ये भैया क्या है ई, और ये क्या है बी। तो जो भैया ई है वो इसी तल पर, तल ये भैया ये तरंग संचरण की दिशा है, उसके लंबवत ये जो पृष्ठ है इसको हम भैया बोल रहे हैं ई। ये क्या है ई, और जेड अक्ष में क्या है बी, तो ये इस डायरेक्शन में बी है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे खींचने लगता है, ये ऐसे करके तरंगे बनती। क्या है, कुछ बात समझ नहीं आई? इधर आप देख लो, जो बी है बी की डायरेक्शन ये है, तो भाई ये भैया ई की डायरेक्शन थी, तो ई की डायरेक्शन तो इसी तल पर है तो ऐसा खींच दी, लेकिन बी की डायरेक्शन भैया इस तल पर है तो इसको ऐसे ऐसे खींचना पड़ता, इसीलिए देखने में कुछ अजीब सा लगती है तरंगे ऐसे। समझ गए ना? ये तरंगे ये वाले पृष्ठ नो चेंज हुए, ये वाले बी वाले चेंज हुए,
तो जहां जहां पर भैया ये टेढ़े टेढ़े हैं सबके सब क्या है, बी है। ये भैया सब बी है। और जो ये सिंपल वाले थे ये सबके सब क्या है, ई। और इनके जो आयाम हो निरंतर भैया बढ़ते हैं निरंतर घटते हैं, तो आयाम को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे ऐसे करके हमने खींच दिया है तो ये आयाम देखिए भैया, ये देख रहे हो ना, ये भैया निरंतर बढ़े निरंतर घटे, तो इनको आयाम बीच बीच दिखा देते। और इनकी डायरेक्शन हर चक्र में बदल जाती है। तो अगर पहले नंबर में डायरेक्शन हम इधर को दिखाएं तो दूसरे नंबर में डायरेक्शन इधर को। और ध्यान दें भैया, इसमें हमने ये जैसे खींचा है, ये क्या खींचा, ई, तो ये ऐसे ऐसे, तो ये भैया हर जगह पर ई है। ये वैल्यू किसकी है, ई है, ये ई है, ये क्या है, ई। दोबारा हम बी खींचे ऐसे ऐसे करके, तो ये सब के सब क्या है, बी। तो इसलिए भैया ये इधर उधर बदलते जाना। और ये संचरण की दिशा है। ऐसा चित्र खींच के आना है, खींच ले जाओगे, तरंग रूप होगी। आगे भैया, आगे है अनुप्रस्थ प्रकृति या स्पेक्ट्रम। क्यों, पहले स्पेक्ट्रम देख लो। क्या कि जितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यदि इन्हें तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो जो पट्टी प्राप्त होती है, जो चौड़ाई प्राप्त होती है, जो बैंड प्राप्त होता है, उस बैंड का नाम है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। समझिए, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्राप्त तरंगदैर्घ्य को यदि व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए तो प्राप्त बैंड को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग जो मिली, उन तरंगों को तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इन तरंगों को किस क्रम में सेट कर देना। तो जो भी बैंड प्राप्त होता है उस बैंड का नाम क्या है, स्पेक्ट्रम है। सीधी सी बात ये समझ लो। बोलो क्या समझ में है। स्पेक्ट्रम टोटल कितना है, पहली तरंग कौन सी मिलती, गामा, फिर यक्स, फिर परावैगनी, फिर बैगनी से लेके लाल। इसी को भैया दृश्य बोलते हैं। क्यों, फिर लाल के बाद अवरक्त, फिर सूक्ष्म, फिर रेडियो। याद है किसी को, चलिए ठीक। अच्छा, ये इतना सा भाग हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं दृश्य। और इसी का नाम बदल के रख दिया गया प्रकाश। बोलो, लाइट। ये इसके पहले नहीं दिखाई दे रहा, ना इसके बाद दिखाई दे रहा। इसीलिए स्पेक्ट्रम को बांटा गया दो भागों। एक का नाम पड़ गया दृश्य स्पेक्ट्रम और एक का अदृश्य। तो अदृश्य इधर भी है, अदृश्य इधर है। तो अदृश्य अब दो टाइप का होगी, इसलिए अदृश्य स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांट दी। एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे। इसका नाम पड़ गया परावैगनी स्पेक्ट्रम और इसका नाम पड़ गया अवरक्त स्पेक्ट्रम और इसका नाम पड़ गया दृश्य स्पेक्ट्रम। याद रहेगा। कुल मिला के स्पेक्ट्रम दो तरह का, जो दिखाई दे रहा है वो स्पेक्ट्रम, जो नहीं दिखाई दे रहा वो। तो दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य। अदृश्य स्पेक्ट्रम दो तरह का हो गया, ये भी पार्ट नहीं दिखाई देता ना ये भी पार्ट दिखाई। तो अदृश्य स्पेक्ट्रम दो तरह का, परावैगनी स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम। याद रहेगा। अच्छा बताइए, इन सभी का जो तुम्हें एक एक गुण, सभी का आवृत्ति कितनी है, ऊर्जा क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो पहली बात तो आप सीधा दिमाग में रख लो कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य इसकी है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसकी है। इसका मतलब जब भी इनको बोलना है तो तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में यहाँ व्यवस्थित करें। और इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की पट्टी है, इस पूरी पट्टी को अगर एक साथ बोलना है तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। बात समझ गए। और स्पेक्ट्रम किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी और सबसे ज़्यादा। और जो परीक्षा में पूछेगा ऐसे दो तीन नाम दे देगा और फिर कहेगा तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखें या आवृत्ति के घटते क्रम में। तो अगर भैया ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, तरंगदैर्घ्य भैया इधर पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आवृत्ति का। तो आवृत्ति तैयार कर लेना। 10 की घाते 20 हर्ट्ज लगभग इसकी होती, 10 की घाते 18 हर्ट्ज लगभग इसकी, 10 की घाते 16 हर्ट्ज इसकी और 10 की घाते 14 हर्ट्ज देखने वाले प्रकाश की, 10 की घाते 13 हर्ट्ज
और 10 की घाते 10 8। क्यों भैया? और 10 की घाते 8, ये तैयार कर ले। ये थोड़ी अपवाद है, वरना सब 2 2 कम करते चले जाना, तैयार हो जाए। ये क्या है भैया? आवृत्ति। अब बताइए आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी हो? 10 की घाते 20 सबसे ज्यादा दिख रही, और सबसे कम। अब भैया सूत्र पढ़े हो, E बराबर एच न्यू पढ़े हो? अच्छा बताइए, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा। क्यों? इसका मतलब गामा की ऊर्जा सबसे, इसीलिए इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। जब एनर्जी, खूब एनर्जी जब जाएगी तो क्रॉस कर जाएगी काफी दूर तक। क्यों भैया? तो भेदन क्षमता उसकी ज्यादा होगी, इसकी भेदन क्षमता कम होगी, ऊर्जा सबसे ज्यादा। गामा एक हाई एनर्जेटिक कण है, इसीलिए जब भी बोर्ड वोर्ड में एग्जामिनर आता है तो अल्फा बीटा गामा दिया करता है। समझ गए? इसका मतलब वो गामा देने का मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि लड़का होशियार है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की है। समझ गए? अल्फा दे रहा है तो समझ जाओ इधर वाला है, ठीक है। और अगर वो क्रम सोच के बैठा है, क्रम सोच ली कि अल्फा बीटा गामा एक क्रम हो गया, तो सबसे पहले अल्फा मिला, तो ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कैसे सोच रहा है। फिलहाल मैं यही सोचता हूँ, गामा किसी को दे दिए मतलब ये एनर्जेटिक कण है, ये कुछ करेगा कि नहीं, इसलिए गामा बहुत कम पाते हैं, ये ऐसा रूल है, ठीक है। गामा मतलब सबसे एनर्जेटिक कण है, ये दिमाग में बैठा लो। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी है? गामा। तरंगदैर्घ्य मतलब सबसे कम है, ये यहाँ तक बात याद हो जाएगी। इसके बाद भैया जैसे देखिए, हम तुमसे पूछ लें कि बताइए परावैगनिक, ऐसे 2023 में कम से कम 3 सेटों में पूछा था कि जो परावैगनी स्पेक्ट्रम है, कौन है? परावैगनी स्पेक्ट्रम है, इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, विकल्पी में पूछा था। तो भैया ऑप्शन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इससे ऊपर या इससे नीचे, ऐसा कुछ दिया। तो देखिए भैया, जब भी ये पूछा करे तो आपको सूत्र याद कर लेना है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो तरंगदैर्घ्य है, इसका गुणनफल सदैव प्रकाश की चाल के बराबर यानी कांस्टेंट बना रहता है। बोलो। और अगर तुमसे तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो c बटे एफ कर दो। तो c का मान कितना है? 3 गुणे 10 घाते 8 बटे एफ। एफ मान लीजिए आप परावैगनी का निकालना चाह रहे हो, तो कितना हो जाएगा? 10 की घाते 16, तो ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 10 की घाते -8 मीटर में आ गया कि नहीं। अगर मान लीजिए एंगस्ट्रॉम में दिया तो 300 एंगस्ट्रॉम, 10 घाते -10 करना था। बोलो भैया। तो अब क्या है कि अब जरूरी नहीं कि वहाँ 300 दिया हो फिट, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य यही एक तरंगदैर्घ्य ना हो, बहुत सारी तरंगें होती। तो यहाँ लिमिट से लेके इस लिमिट के बीच जितनी तरंगें होंगी वो ये कहलाएंगी। तो अब जो आपका जो उत्तर वहाँ उधर विकल्पी में दिया होगा या लिखने के लिए जो भी दिया होगा, उसमें आपको भैया ये जो तुमने औसत माना है बता दिए। जैसे 1 से लेके 10 100 तक की संख्या है, उसका औसत मान पूछे तो ना तो तुमने 1 बताया ना 100 बताया, तो हमने 50 बताया। बात समझ गए? तो जो उसमें ऑप्शन दिया होगा तो एक विकल्प इससे ज़्यादा होना चाहिए और एक विकल्प इससे कम होना, यानी जैसे दिया कि इतने एंगस्ट्रॉम से इतने एंगस्ट्रॉम के बीच ये तरंगे हैं, तो अब ना तो ये मैच कर रहा नहीं है, तो इसके बीच जो वैल्यू आ रही है, जो एक कम एक ज़्यादा, बस उसी में टिक करना। क्योंकि आज तक जिन ये जो तरंगे हैं, इनकी तरंगदैर्घ्य का सही निर्धारण कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाए। समझ गए ना? कि जैसे हम बोलते हैं कि बैगनी की तरंगदैर्घ्य 48, तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम है, ऐसा हमने लिख दिया। तो जरूरी नहीं है 4000 हो, लगभग में 4000। कुछ जगहों पर आपको 42 तो मिल जाएगा लिखा हुआ, कुछ जगहों पर 38 तो से लिखा मिल जाएगा। बात समझ गए ना? क्योंकि एग्जैक्ट तरंगदैर्घ्य किसी की है ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अब जैसे ये 4000 है और हम सीधे लिख दें 24000, तो अब इतना अंतर नहीं आएगा ना। बात समझ गए? इसलिए जो विकल्पी दिया रहता है वो विकल्पी काफी छोड़ के अंतर पे दिया रहता है। जैसे एक 3 मीटर दे दिया है, एक 300 एंगस्ट्रॉम दे दिया, तो बहुत बड़ा अंतर आ दिया ना। अब 3 मीटर में टिक करके आओगे तो बिल्कुल ही गलत आकर आए। ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू हुआ है, 10 की घाते -8, 10 घाते -10, ऐसी वैल्यू है। बात समझ गए? तो आपको विकल्पी अगर ये आप माध्य आवृत्ति याद रखोगे, तरंगदैर्घ्य निकालने की जरूरत पड़ जाएगी तो आप निकाल ले जाओगे। बाकी तरंगदैर्घ्य एग्जैक्ट रटने का फायदा है क्या है? तुम जो रट के जाओगे वो विकल्प में दिया ना हो। इससे बड़ी माध्य चीजें तैयार करके ले जाओ, कम से कम मिलेगा तो। बोलो। क्योंकि तरंगदैर्घ्य प्रत्येक किताबों में अलग अलग दिया हो,
जो तुम पढ़ के गए वही पेपर में छपाओ, ऐसा कोई जरूरी, इसलिए माध्य चीजें तैयार कर। आवृत्ति से तरंगदैर्घ्य का निर्धारण कर लोगे, इसलिए आवृत्ति याद करना सरल है, इसलिए हम ये नहीं याद कराएं, याद रहेगा। इसके बाद भैया स्रोत इसका याद कर लो कि ये तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती हैं और उसे उपयोग तैयार कर लो, बस इतनी सी बात तुम्हें तैयार करना है, स्रोत और उपयोग। अब तुम्हें गामा तरंगे उत्सर्जन करना है, तो आपको अगर याद हो तो नाभिक विखंडन कराए थे, 3 ठो गामा कण निकले थे, याद है। 92U235 में एक न्यूट्रॉन प्रवेश कराए थे, 36 बना था, तो 36 56 में टूटा था, याद है। 36 मतलब क्रिप्टॉन, 56 मतलब बेरियम, और साथ में 3 ठो न्यूट्रॉन निकला था, याद है। 3 न्यूट्रॉन निकला था, तो यानी न्यूट्रॉन कब मिलेगा तुम्हें, 3 न्यूट्रॉन मिला था। और अगर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अगर याद हो तो हम गामा किरण फोटॉन का इधर पे, तो भैया 3 इधर पे क्या मिले थे, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, वो सब पूरी रिएक्शन याद है। लेकिन जितनी भी रिएक्शन थी वो नाभिक वाली थी, या जब एक भैया पॉजिट्रॉन और एक क्या होता है न्यूट्रॉन, याद है, एक दूसरे के समीप आ जाते हैं तो गामा किरण फोटॉन, समझ गए। एनर्जेटिक कण जितने भी हैं वो कहाँ से मिलते हैं भैया, कहाँ से मिलते हैं, गामा कब मिलेंगे, जब नाभिकीय विखंडन होगा या नाभिकीय संलयन हो, बोलो। तो इसका मतलब जो गामा किरणें कब उत्पन्न होंगे, नाभिकीय विखंडन में, ये स्रोत है। ये जैसे अब हमें गामा चाहिए तो कहाँ ढूंढोगे, तो भैया नाभिकीय विखंडन का तो उधर मिल जाएगा, बोलो यार, समझ गए। अब जैसे तुम्हें मछली ढूंढना है, तो मछली हो तुम, तो भाई पानी के पास जाओ तो कहीं ना कहीं मिलेगा, कुछ लिमिट होती है किसी चीज को रहने की कहीं पर, वही स्रोत कहला रहे, बात समझ गए। हाँ, जमीन खोद के ढूंढो कहाँ मिलेगा, या पूरा पृथ्वी उधेड़ डालो, छत में ढूंढना है, हाँ हो सकता है। इधर भैया दूसरा, यक्स किरणें कैसे उत्पन्न होंगी, इसको थोड़ी समझो, पहले वाले याद रहेगा। गामा किरणें या गामा तरंगे कब उत्पन्न होती, ठीक है, गामा किरण हो गई, यक्स किरण हो गई, परावैगनी हो गई, लाल से लेके बैगनी किरणें, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंग, इनकी जो है तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यों भैया, तो इनका नाम पड़ गया, इनको कहते हैं किरणें, क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम, तो इनको बोल देते हैं यहाँ तक किरणें, इसके बाद बोल देते हैं तरंगे, ये भी थोड़ा सा नाम संशोधन है। इधर पे भैया देखिए यक्स किरणें, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करता हुआ किसी भारी धातु से टकराता है, तो जब टकराएगा तो ये धीरे 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 रुकेगा, क्यों भैया, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और धीरे 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 रुकता है, और जब रुकता है तो जो एनर्जी लेके खुद आया था वो एनर्जी चेंज हो जाती है यक्स किरणों, क्या ये बात समझ में है। तो यक्स किरणें कब मिलेंगी, जब तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन भारी नाभिक से टकराता है तो यक्स किरणें उत्पन्न हो, ऐसा रागजन ने बताया था। फिर परावैगनी किरणें कहाँ से, तो सूर्य से, क्यों भैया, यह बहुत अत्यधिक गर्म वस्तु होगी तो उससे परावैगनी किरणें उत्पन्न होती, बैगनी से लेकर लाल तक ये तो सूर्य से भी उत्पन्न होती है, 2 मोमबत्तियां जला दो तो भी उत्पन्न हो जाएंगी। अवरक्त किरणें कहाँ से उत्पन्न होती है, अवरक्त तरंगे, तो अवरक्त तरंगे उत्पन्न करने के लिए सही साधन ये है कि आप कम गर्म वस्तु पर निकाल, जैसे किसी वस्तु को आप गर्म कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना करो, नहीं तो फिर ये निकल आए, पहले भैया ये तरंगे निकलती हैं, फिर और गर्म करोगे तो ये निकलती है, फिर और गर्म कर दो तो ये निकलती, तो यानी कम गर्म वस्तुओं पर कौन सी तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी इसका स्रोत है। अवरक्त तरंगे तुम्हें चाहिए तो वस्तु को थोड़ा सा गर्म कर दो, अवरक्त किरणें उत्पन्न होना चालू हो जाए। सूक्ष्म तरंगे अगर उत्पन्न करना है तो आप यल दोलित्र करा दो, यल क्या है, कुंडली पढ़े ना, स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली में जो स्वप्रेरकत्व होता है उसके दोलन कराना चालू कर, उसे यल और सी से जोड़ना पड़ता है, तो ऊर्जा एक बार इधर एक बार ऊर्जा, तो ये तरंगे उत्पन्न होना चालू हो। रेडियो तरंगों में भैया यलसी 2 लित्र करा दो, यलसी 2 लित्र, याद रहेगा। अब एक एक उपयोग तैयार कर लो, बता गामा किरणों का उपयोग कहाँ करते, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, याद रहेगा, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने, या अथवा ऐसा भी हो सकता है कि भैया नाभिक नाम सुने हो, तो नाभिक की संरचना कैसी है इसका अगर तुम्हें अध्ययन करना है तो गामा किरणों को डालना पड़ेगा,
बोलो। रीजन है कि गामा की इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि नाभिक के पास पहुंच जाता है, यानी परमाणु है जो परमाणु को तोड़कर नाभिक के पास पहुंच जाता है। तो नाभिक के अंदर जब जाएगा तभी उसकी उसकी अ, हाँ मतलब संरचना का निर्धारण किया जा सकता है, क्रिया कैसे करता होगा ये सब चीजें निर्धारित किया जा। यक्स किरणें भैया थोड़ी सुन लो। यक्स किरणों का उपयोग एक्सरे कराने में, हड्डी वड्डी का जब एक्सरे कराते क्यों, इसका गुण क्या है कि फोटोग्राफिक प्लेट को काला करता, बस ये गुण है। और तो जब क्या होता है एक्सरे कराने के पहले अगर फोटोग्राफिक प्लेट को देखिए तो पूरी सफ़ेद रहती है, जहाँ जहाँ एक्स किरणें पड़ जाएंगी वहाँ काला काला हो जाता है। तो इसलिए जब एक्सरे कराने के बाद देखते हो तो जहाँ जहाँ हड्डी होती है वहाँ सफ़ेद बचता है, बाकी से जगह काला कर डालता है एक्स किरणें। इससे क्या हो जाता है एक्सरे मतलब हमारे जो है हड्डियों का हड्डियों का चित्र आ जाता है क्यों। और दूसरा अगर ऐसा नहीं करना है तो नाभिक के परितः कोष और उपकोष होते हैं क्यों, कोष और, तो इन कोष और उपकोष का अध्ययन करना है तो यक्स किरणें डालो। नाभिक तक पहुंचना है तो फिर ये गामा ज्यादा एनर्जेटिक करने डालो। और अगर नाभिक तक नहीं उसके पहले ही हमें कैलकुलेशन करना है तो कुछ कम ऊर्जा वाली डालो तो यक्स किरणें डालो क्यों भैया। परावैगनिक किरणें क्या है, तो परावैगनिक किरणों का उपयोग होता है अदृश्य लिखाई में या फिंगरप्रिंट लेने में क्यों भैया। जैसे कहीं पर आप अपना अंगूठा लगाते हो तो उससे जो किरणें उस समय चल रही होती हैं वो कौन सी किरणें हैं, परावैगनिक किरणें ही आती, वो आपके अंगूठे की लकीरों को समझ जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर इसका उपयोग करके जो सौर पैनल लग रहे हैं, हटाओ। हाँ?